दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 52वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम मेथड ऑफ इमेज लैप्लासिस इक्वेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती जा रही है। आज का जो एपिसोड है इसमें भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत एक मेथड ऑफ इमेज के क्वेश्चन से करते हैं। सोचिए मेरे पास दो कंडक्टिंग प्लेन है, इनफाइनाइट एरिया की प्लेन है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पे है मान लीजिए, और ये x इक्वल टू d पे है। दोनों ही ग्राउंडेड है, ये भी आपकी ग्राउंडेड है और यहां से ये भी आपकी ग्राउंडेड है। दोनों ही ग्राउंडेड है, इसका मतलब यहां पे भी पोटेंशियल मेरा जो है वो 0 है और यहां पे भी पोटेंशियल 0 है। अब हमने क्या किया, हमने इस लोअर कंडक्टिंग प्लेन से d/4 डिस्टेंस ऊपर आगे यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रख दिया q। सवाल अब यहां पे ये है कि आपको इसके इमेज चार्जेस बताने हैं कि कितने इमेज चार्जेस बनेंगे। तो जरा देखिए दोस्तों, इमेज चार्जेस कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले तो यहां पे 0 पोटेंशियल मेंटेन करना है। तो कैसे मेंटेन करोगे बताओ। अगर यहां पे प्लस q है तो यहां पे उतना ही आप माइनस q आ जाओ, यहां पे लगा दो माइनस q, और कितने डिस्टेंस पे है d/4 पे, उतना ही d/4 नीचे आ जाओ, माइनस q लगा दो। अब इन दोनों चार्जेस से अगर आप देखोगे तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से बराबर दूरी पे आइए, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, इस प्लेन पे 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों से यहां पे तो 0 हो गया, बट यहां पे तो 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अपना पोटेंशियल देगा, ये भी अपना पोटेंशियल देगा, और बराबर दूरी पे नहीं है। यहां पे 0 कैसे मेंटेन करोगे। तो इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे इन दोनों चार्जेस का अफेक्ट नलीफाई करना होगा। मतलब यहां पे इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसका नेगेटिव असर और देना है, सो दैट 0 बन जाए पोटेंशियल यहां पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले ये डिस्टेंस देखो कितनी है। ये डिस्टेंस आपका 3d/4, ठीक है, 3d/4 डिस्टेंस है ये। तो जितनी ये डिस्टेंस है 3d/4, उतने ही डिस्टेंस आपको ऊपर आना होगा, ठीक है। 3d/4 है तो ये ऊपर माइनस 3d/4 हो जाएगी। मतलब ये भी आप ये कह सकते हो 3d/4 ही बोलो, माइनस का मतलब तो ऊपर की तरफ है और कुछ नहीं है। 3d/4 हो गया, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस q आ गया, ठीक है जी। अब इन दोनों का इफेक्ट तो यहाँ पे नलीफाई हो गया, इसका भी तो करना है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है देखो, d + d/4 5d/4 है, तो इसका मतलब यहां से फिर आपको 5d/4 पे भी चलना होगा फिर, ठीक है। इस पॉइंट से आपको 5d/4 पे आना होगा यहां पे। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है बताओ, 5d/4, 5d/4, और ये माइनस q है तो ये प्लस q हो जाएगा। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस प्लेन के ऊपर इन दोनों चार्जेस का असर खत्म हो गया, उनकी वजह से, दोनों की वजह से पोटेंशियल 0, इन दोनों की वजह से भी पोटेंशियल 0। यहां पे 0 आ गया है, बट यहां पे जरा सोचिए, यहां पे इन दोनों की वजह से तो 0 हो गया, बट ये दोनों की वजह से थोड़ा ना 0 बनेगा। इनका भी तो असर अब यहां पे खत्म करना पड़ेगा। अब उसको कैसे खत्म करोगे भाई, जितना ये ऊपर चार्ज है उनका इमेज चार्ज नीचे बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो अब इसका जरा देखो, सबसे पहले ये कितना है, d + 3d/4, तो 7d/4। तो यहां से 7, यहां से देखो ना कितने डिस्टेंस ऊपर है, 7d/4 ऊपर है, तो 7d/4 नीचे आ जाओ अब, ठीक है जी। 7d/4 जो है वो अब आपको नीचे आना होगा, तो 7d/4 आप नीचे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है। ये लो जी, जितना ये ऊपर है उतना मैं नीचे आ गया हूं, 7d/4। और यहां पे अगर ये प्लस q माइनस q है तो इसको प्लस q करना पड़ेगा। ये सारे इमेज चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 7d/4, ठीक है भाई। एक बार जरा देख लो, d + 3d/4 जो है 7d/4 हो गया ना। तो यहां पे आ गया। अब आइए ये देखो 5d/4 यहां पे, और यहां से d, तो 9d/4 है ये वाला डिस्टेंस। यहां से 9d/4 ऊपर है, तो उतना ही नेगेटिव आपको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही नेगेटिव आपको नीचे लाना पड़ेगा, माइनस q, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 9d/4, 9d/4। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, अब अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो इस प्लेन पे इन दोनों का इफेक्ट खत्म, इन दोनों का इफेक्ट खत्म, इन दोनों का इफेक्ट खत्म। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर 0 मेंटेन हो गया। बट अब दिक्कत यह है कि इसके ऊपर 0 मेंटेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, जरा देखो, इन दोनों का असर खत्म, इन दोनों का असर खत्म, बट ये दो स्टिल रह गए। अब इनका इमेज चार्ज इधर बनेगा, फर्दर उनका इमेज चार्ज भी इधर बनेगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट तक जाएंगे इमेज चार्जेस, बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको इनफाइनाइट तक जाना होगा। दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछता आपसे कि बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप क्या करते, इनफाइनाइट इमेज चार्जेस बनाते और सबकी वजह से यहां पे नेट फोर्स निकाल दो भाई, तो आपके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो सारे इमेज चार्जेस की वजह से। हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट आपको देखना होगा कि एक सीरीज सी बन जाएगी, एक सीक्वेंस ही बन जाएगी। तो उस सीक्वेंस से फिर आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टोटल फोर्स इसके ऊपर आएगा।
वो अब आप खुद से कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इमेज चार्जेस को यहाँ पे डेवलप करोगे। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी जगह पे आएंगी जहां पे आपके इनफाइनाइट इमेज चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेथड ऑफ इमेज से चीजों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो इनफाइनाइट इमेज चार्ज बनेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एक दो स्टेप और आगे चलते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेन है और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। एक कंडक्टिंग प्लेन है और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हो गया 0। मैंने यहां पे एक लाइन चार्ज ली है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसका लैम्डा कूलम पर मीटर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो अब मुझे बताना है इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब इसकी अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूं तो इसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स ये प्लेन क्रिएट करेगी, कितना फोर्स ये प्लेन लगाएगी इसके ऊपर। फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकाल सकते हो, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कितना लगेगा वो आपको बताना है। जैसे आपने देखा होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में नीचे ग्राउंड होता है, ग्राउंड जीरो मान सकते हो ग्राउंड सरफेस को। तो इसका मतलब ग्राउंड की वजह से उन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक फोर्स लगता है, अपनी तरफ खींचती है वो। तो कितना फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे दोस्तों, आप एक काम करो, यहां पे ये हाइट आपको दे रखी है भाई h, आप इस हाइट को ले लो h, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना ये h हाइट ऊपर है उतना ही आपको क्या करना होगा, नीचे आप उतना ही h नीचे आगे, और यहां पे लैम्डा कूलम है तो इसका इमेज चार्ज क्रिएट कर लो माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है भाई। बस अब तो हो गया। अब आप जरा देखो, यहां पे फोर्स चाहिए ना आपको इसके सरफेस पे, तो आप एक काम करो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां पे क्या आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमेज चार्ज की वजह से क्या आएगी, अब इसको हटा दो बेशक, ठीक है। तो वो बनेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2h। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये पता चल गया। बट अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ को देखूं तो यूनिट लेंथ पे इस पे चार्ज है कितना, इसके ऊपर जो यूनिट लेंथ है, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, ध्यान देना। तो ये है 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यहां पे पता चल गया मुझे। बट मुझे 1 कूलम पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ बाहर की तरफ ले लूं तो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा बताओ। यूनिट लेंथ अगर मैं इसका लूंगा तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, लैम्डा कूलम आ जाएगा। लैम्डा कूलम जो है वो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज आ जाएगा, यूनिट लेंथ के ऊपर लैम्डा कूलम चार्ज आएगा। अब बताओ 1 कूलम के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है तो इतने कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। तो आपका जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको इसके, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2h। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो आपको पता चल गया यहां से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इमेज चार्ज से आप इसको सोल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान केस था, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है a है, और इसके सेंटर से कुछ d डिस्टेंस अवे आपको एक q चार्ज रखा हुआ है, d डिस्टेंस अवे q चार्ज रखा हुआ है, और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। d डिस्टेंस अवे एक q चार्ज रखा हुआ है और ये ग्राउंडेड है। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर बताना है कि पोटेंशियल इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इस क्यू चार्ज और इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग शेल की वजह से पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे हम कैसे निकालें। अब प्रॉब्लम यहां पे देखिए, अगर तो ये सेंटर पे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपने को इमेज चार्ज की जरूरत नहीं थी। क्यों भाई, क्योंकि जरा देखिए, अगर ये कंडक्टिंग शेल है मेरे पास और इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूं और सेंटर पे मेरा चार्ज है क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप ए रेडियस पे देख रहे हो तो ए रेडियस पे मेरा जो पोटेंशियल है वो 0 है। 0 के रेस्पेक्ट में आप अंदर पोटेंशियल निकाल सकते हो E डॉट dl करके। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर मैं dv की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr कर दोगे भैया, ठीक है। ये मेरे पास dv आ गया, और अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं पोटेंशियल को के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट, मैं a से लेके r तक आ रहा हूं ना,
तो पोटेंशियल एट आर माइनस पोटेंशियल एट ए, इसकी वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हो भाई। इसकी वैल्यू, ये पोटेंशियल एट ए क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा 0। तो यहां से आप पोटेंशियल एट आर निकाल सकते हो। पोटेंशियल एट आर क्या निकल के आएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से पोटेंशियल एट आर निकाल सकते हो। आर की वैल्यू जब ए करोगे तो अपने आप देख सकते हो 0 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी आर इनसाइड, यहां पे अंदर अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आउटसाइड भी अगर आप देखोगे तो आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो 0 रहेगा, जो यहां पे सरफेस पे रहेगा वही बाहर भी रहेगा। अगर सेंटर पे चार्ज रख दिया है तो आपको कोई इमेज चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है ये। ठीक है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस चार्ज को सेंटर से, अगर मैंने थोड़ा डी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तब आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब अगर मैं पूछूं बताओ इसके पूरे रीजन में क्या पोटेंशियल रहेगा, अलग अलग जगह पे क्या पोटेंशियल आएगा और आउटसाइड क्या पोटेंशियल आएगा, अगर ये दोनों चीजें अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो अब आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जरा देखिए अब कैसे करेंगे। अब इस केस में आपको मेथड ऑफ इमेज लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई मेथड ऑफ इमेज, क्या दिक्कत है मेथड ऑफ इमेज की? अब सुनिए, अब ये जो रीजन है ये हमारा रीजन ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इस रीजन में हमारा एक्चुअल चार्ज लाई कर रहा है इस रीजन में। इसके बाहर फिर हम इमेज चार्ज को दिखाएंगे। अब तो हम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल यूजिंग इमेज चार्ज नहीं बता सकते, लेकिन इसके अंदर हम पोटेंशियल बता सकते हैं यूजिंग इमेज चार्ज। तो अगर मैं इसका इमेज चार्ज क्रिएट कर दूं, फिर मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं पोटेंशियल की और जो भी आप पूछोगे उसकी। ठीक है, लेकिन वो जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो कैलकुलेट करोगे अंदर के रीजन की कैलकुलेट करोगे यूजिंग इमेज चार्ज, इस रीजन की नहीं करोगे। इस रीजन के लिए अपने को फिर से गॉस लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए जरा दोनों केस को देखते हैं, बाहर भी और अंदर भी। सबसे पहले अंदर पोटेंशियल देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए ये मेरा सेंटर है, इससे डी डिस्टेंस पे आपने क्यू चार्ज रख दिया है और ये ग्राउंडेड स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर रखा हुआ है चार्ज। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके एक्सिस पे एक इमेज चार्ज ले लेता हूं, यहां पे क्यू आई। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, डी आई डिस्टेंस पे। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए मेरे पास डी आई है। डी आई डिस्टेंस पे मैंने इमेज चार्ज ले लिया है और मैं ऐसे कर रहा हूं कि इस सरफेस पे ये क्यू आई की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि इस सरफेस पे जो पोटेंशियल हो वो एक तो इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए सरफेस, दूसरा पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 भी आनी चाहिए। अब ये कैसे करेंगे जरा देखिए। मैं यहां से इस डिस्टेंस को आर आई ले लेता हूं और इस डिस्टेंस को आर ले लेता हूं। इस बार सिचुएशन अलग है, ध्यान दीजिएगा भाई। इस बार मेन चार्ज जो एक्चुअल चार्ज है वो अंदर है। आपने यही चीज क्लास में भी पढ़ी थी, 1-2 क्लास पहले, उसमें हमने मेन चार्ज बाहर लिया था और ये इसको ग्राउंड किया था और इमेज चार्ज इसके अंदर आया था। इस बार इमेज चार्ज इधर आ गया है। सिचुएशन बहुत प्यारी है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा देखिए ये बन गया, यहाँ पे मेरा पॉइंट है पी पॉइंट। इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल अगर निकालूंगा तो इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई, और इसकी वजह से क्या बनेगा, क्यू आई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस हैज टू बी 0, ये पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं फर्दर तो मैं बोलूंगा Q अपॉन आर आई, Q अपॉन आर आई प्लस क्यू आई अपॉन आर इज इक्वल टू 0। यहां से Q अपॉन क्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस ऑफ आर आई अपॉन आर। Q अपॉन क्यू आई की वैल्यू ये बनेगी भाई। ठीक है, और ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि क्यू आई मैंने कांस्टेंट लिया है, क्यू मैंने कांस्टेंट लिया है, तो इसका मतलब इस स्फीयर के ऊपर पी पॉइंट कहीं पे भी ले लो ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब एक काम करता हूं, मैं एक पॉइंट को यहां पे ले लेता हूं ए पॉइंट, और इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को मैं यहां पे ले लेता हूं बी पॉइंट। ठीक है, तो एट पॉइंट ए देखते हैं सबसे पहले। एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे मैं देखूंगा तो आप बता सकते हो आर आई की वैल्यू क्या बनेगी। आर आई की वैल्यू बनेगी एट पॉइंट ए, आर आई की वैल्यू बनेगी भाई ए माइनस डी। आर आई इज इक्वल टू ए माइनस डी। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर की वैल्यू बनेगी डी आई माइनस ए, डी आई माइनस ए। आर की वैल्यू बनेगी, डी आई पूरी लेंथ है उसमें से ए माइनस कर दो, ये आर हो जाएगा। तो यहां पे आर आई अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, फिर बताओ। आर आई अपॉन आर इज इक्वल टू ए माइनस डी अपॉन डी आई माइनस ए, यहां पे ये आएगी भाई। ठीक है, ये रेशियो आ गया। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी की बात करूंगा तो पॉइंट बी मतलब यहां पे है, तो पॉइंट बी पे आर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई की वैल्यू आपके पास आएगी पॉइंट बी पे। अगर आप देखोगे तो पॉइंट बी पे आर आई बनेगा ए प्लस डी
ए प्लस डी एंड आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी डी आई प्लस ए प्लस डी आई। सही है जी। तो आर आई अपॉन आर क्या बन जाएगा, आर आई अपॉन आर बन जाएगा ए प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस डी आई। तो बी पॉइंट पे आर आई अपॉन आर निकाल लिया, ए पॉइंट पे निकाल लिया। अब जानते हो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बराबर कर दूं यहां पे ए माइनस डी डिवाइड बाई डी आई माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस डी आई, तो यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए डी आई माइनस ए डी माइनस डी डी आई बराबर के इधर देखिए ए डी आई माइनस ए स्क्वायर प्लस डी डी आई माइनस ए डी, ये बन जाएगा दोस्तों। अब जरा देखो माइनस ए डी गया, ठीक है। अच्छा ए डी आई से ए डी आई गया। अब जरा देखो ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो बन जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2d डी डी आई, 2d डी आई, 2 से 2 कट जाएगा। डी आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a स्क्वायर बाई डी। मजे आ गए। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दी कि जो इमेज चार्ज है वो कहां पे रखा होना चाहिए। अगला सवाल है इमेज चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां पे डी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, आर आई अपॉन आर में डी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो डी आई आया है। तो आर आई अपॉन आर क्या बनेगा जरा देखिए, आर आई अपॉन आर इज इक्वल टू ए माइनस डी डिवाइड बाई, किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, डी आई की वैल्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई डी माइनस ए। यहां पे डी आई की वैल्यू पुट कर दी है भाई मैंने, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी मेरा बाहर आ जाएगा ए माइनस डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए डी। अब फर्दर अगर आप देखोगे तो d और a माइनस डी मेरे पास बाहर आ गया, यहां से a कॉमन ले लो तो बन जाएगा a माइनस डी कट गया तो ये बन गया d अपॉन a। इसका मतलब है आर आई अपॉन आर की वैल्यू जो है वो d अपॉन a आ गई। अब इस रेशियो को मैं रख देता हूं भाई, तो क्या बन जाएगा q अपॉन क्यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ d बाई a। तो क्यू आई की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी माइनस a बाई डी इंटू क्यू। देखो ऑपोजिट चार्ज है इससे और माइनस ए बाई डी आया। यही चीज तो पहले भी पढ़ी थी। पहले आपने थोड़ा सा अलग तरह से लिया था, मतलब ये रेडियस ए थी, डी डिस्टेंस क्यू की और इसके सेंटर की थी, अभी भी वही है डी डिस्टेंस। डी आई डिस्टेंस इमेज चार्ज की और इसके सेंटर की थी, अभी भी वही है डी आई। तो आपने देखा कि वही सेम एक्सप्रेशन फिर से आ रहा है, सब कुछ ही सेम निकल के आ गया है, बस फर्क ये है कि ये थोड़ा बाहर आ गया है, ये अंदर है। अब चलिए, अब हमारे पास इमेज चार्ज की वैल्यू भी आ गई और ये डिस्टेंस भी आ गई। अब क्या करना है, अब आप इसको गायब कर दो और इसके अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल पूछा है, सोचिए ये कोई एक्स वाई पॉइंट दे रखा है, आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है, आपको इसकी लोकेशन पता है, इसकी लोकेशन, दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दो, वही मेरा टोटल पोटेंशियल होगा यहाँ पे। अब तो बड़ा आसान है भाई चीजों को सोल्व करना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोनों की वजह से निकाल सकते हो। अब ये भी बहुत आसान है आपके लिए। तो अंदर वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आप इस इमेज चार्ज की हेल्प से निकाल सकते हैं, बाहर वाले रीजन में नहीं निकाल सकते हो। अगर मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली तो वो आप इमेज चार्ज की हेल्प से नहीं निकाल सकते, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर गॉस लॉ लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि उसके लिए आपको देखना होगा कि भाई चार्जेस क्या है, इनर सरफेस पे क्या चार्ज है, आउटर सरफेस पे क्या चार्ज है, तो वो सब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल चार्ज इमेज चार्ज हमारे पास ये आ गया है, ये सिर्फ अंदर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करना है। बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना होगा तो अब क्या करोगे, फिर अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या करना होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा मोटा ले लेता हूं, थोड़ा स्फेरिकल से थोड़ी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। जरा सोचिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस ले लूं इसकी, तो अगर मैं इसकी हल्की फुल्की थोड़ी थिकनेस लूंगा तो ये थोड़ा मोटा आ जाएगा। यहाँ पे जरा देखो, ये शेल जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब आप जरा समझिए, ये ग्राउंडेड है, ये इसका सेंटर है, यहां से डी डिस्टेंस पे आपने क्यू को रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक, ये तो कंडक्टिंग है ना, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, क्या बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी क्या, वो अब आपको सोचना है। क्या बाहर भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी क्या, वो अब आपको सोचना है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी यह है कि इसके सरफेस पे कोई चार्ज ना हो, आउटर सरफेस पे। और अगर इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, वो तभी हो सकता है जब आपके इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाए। टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर इनर सरफेस पे निकालोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बट वो क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। तो इस बार जो इसके ऊपर इनर सरफेस पे जो टोटल चार्ज आ रहा है वो इमेज चार्ज के बराबर नहीं आ रहा, वो किसके बराबर आ रहा है, वो माइनस क्यू के बराबर आ रहा है।
अगर वो माइनस क्यू है इनर सरफेस, तो आप अंदर यहां पे गॉस लॉ लगा के कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी और फिर आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी, ये आप कह सकते हो। बट आपको पहले चेक करना होगा कि इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है और उसको फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है कि इनर सरफेस पे टोटल चार्ज क्या आएगा। अब वो जो टोटल चार्ज है जरूरी नहीं है वो आपका इमेज चार्ज के बराबर आए, लेकिन आपको याद होगा जब हमने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में देखा था, वहां पे हमने चार्ज को बाहर लिया था, एक्चुअल चार्ज को। यहां पे एक्चुअल चार्ज हमने बाहर लिया था और इमेज चार्ज हमारा यहां से डी आई डिस्टेंस पे आया था। डी आई डिस्टेंस पे यहां पे हमारा क्यू आई आया था और हमने क्या देखा था कि क्यू आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ए बाई डी। ए इसकी रेडियस थी, डी ये डिस्टेंस थी। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्यू आई आया था। तो हमने ये भी देखा था कि इसके सरफेस पे जो टोटल चार्ज आ रहा है वो क्यू आई के बराबर ही है। इसके आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज आएगा वो क्यू आई के बराबर ही होगा। तो क्या यहां पे भी जो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो क्यू आई के बराबर होगा क्या? अब ये आपको दिमाग लगाना है। वो अब मेरे हिसाब से क्यू आई के बराबर नहीं आएगा, वो माइनस क्यू आना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्यू आई के बराबर आया, अब क्यू आई तो क्यू के बराबर नहीं है भाई, क्यू आई तो क्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फिर तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो हो जाएगी अगर गॉस लॉ लगाऊं तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, अब वो आप थोड़ा दिमाग लगाना कि माइनस क्यू ही होगा कि नहीं होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, वो अब आपको खुद सोचना है। ठीक है, मतलब मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूं आपको कि भाई इस तरह से मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, बाकी आप खुद कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैं इसको रेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, और मेथड ऑफ इमेज का जो कंसेप्ट है उसको मैं रेस्ट दे रहा हूं। काफी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए हैं। आई होप आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि इमेज चार्ज कैसे देखते हैं और कौन से रीजन में आपको इमेज चार्ज की हेल्प से कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और चीज को देखने जा रहे हैं, और वो क्या है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है, जो फ्लक्स हमने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से हम फ्लक्स निकालते हैं, उस फ्लक्स को हम फार अवे से अगर देखेंगे तो कैसे हमें ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वेशन जो होगी, और उसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कितना डेविएट होंगी वो, तो वो भी अपने को जरा समझना है। तो वो हम फिर अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।